अफंदी हाउस की सेहन में सूरज की तेज गर्म रोशनी फैलकर उजाला कर चुकी थी। असफंदियार अपने घर के लॉन में बैठा आसमान को तकते घूंट घूंट करके कॉफी पी रहा था। तभी सानिया छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। अरे डॉक्टर असफंदियार साहिब, आज आप हॉस्पिटल नहीं गए? उसके हाथ में भी चाय का कप मौजूद था। हाँ, बस ऐसे ही। वो मुस्कुराया और अपने पाँव समेटे। सानिया ने कुर्सी उसके करीब रखी और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वैसे हम जा रहे हैं। डॉक्टर असफंदियार हैरान हुए। कहाँ पर? उसे फौरन से कॉफी का कप नीचे रखकर पूछा। अरे, आपको नहीं पता? तौबा तौबा करें, कहाँ खोए रहते हैं आप वैसे? डॉक्टर साहब, अगर टाइमी को पता चल गया ना तो आपके कान में उड़ देंगी। ये सुनकर असफंदियार ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। अरे, तुम सस्पेंस तो ना फैलाओ, मुझे बताओ ना, सब कहाँ जा रहे हैं? सानिया ने मुस्कुराते उसके आगे शादी का कार्ड लहराया। आपको नहीं मालूम, समीर भाई की शादी है। फूफो ने हम सबको बुलाया है। इस्लामाबाद जाना है। आप क्यों नहीं चल रहे? इतना खूबसूरत शहर तो है। वो अब उसे इंसिस्ट करने लगी थी। तो असफंदियार ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए। खुदा को मानो, मुझे माफ रखो छोटी गुड़िया, मैं यही ठीक हूँ। मुझे दुनिया में अस्पताल की फाइल्स केसेस इन्हीं के गिर्द घूमती है मेरी। ये कहकर वो उठकर खड़ा हो गया था। अब मुझे निकलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। और फिर वो वहां से वापस लौट गया। छत पर खड़ी ताई अम्मी ने चची जान के साथ ये मंजर देखकर सानिया की भलाई ली। मुझे तो लगता है सानिया ने उसे मना लिया है। ताई अम्मी ने ये कहते हुए सानिया को आवाज लगाई तो उसने नफीम में सर हिलाया था। ताई अम्मी, मिशन नाकाम हो चुका है। ये हजरत किसी से नहीं मानने वाले। इनके नजदीक इनकी हॉस्पिटल की दुनिया इनके लिए अच्छी है। और ये वहीं पर चिल्लाकर कहने लगी तो सीढ़ियां चढ़ते असफंदियार ने जुमला बाखूर सुना था और फिर मुस्कुराया था और अपना कोट लेकर वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वैसे मुझे लगता है कि सानिया ही असफंदियार को संभाल सकती है। ताइम भी सानिया को किसी और ही नजर से देख रही थी। आरफा बेगम ने गौर से अपनी भाभी की बात सुनी और मुस्कुराई थी। मुझे भी यही लगता है, बस असफंदियार मान जाए और सानिया भी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा कर देखा और फिर सीढ़ियां उतरकर अपने अपने कमरों में पैकिंग के लिए बढ़ गई। फैसला हो चुका था। अफंदी हाउस को तमाम फैमिली समीर की शादी पर इस्लामाबाद रवाना हो गई, सिवाय एक के जो डॉक्टर असफंदियार अफंदी था। इंतहाई का उखड़ मिजाज और बला का मगरूर, अपने हॉस्पिटल के इंतहाई तजर्बेकार कार्डियोलॉजिस्ट जिसकी नाक पर गुस्सा रहता था। लेकिन सानिया को देखते उसका गुस्सा उड़न छू हो जाता। उसे अपनी छोटी बहन समझता था और सानिया भी उसे भाई भाई कहकर पुकारा करती थी। लेकिन क्या मालूम था कि अफंदी हाउस के रहने वाले इन लोगों को जोड़ने में मसरूफ है और वो दोनों इस बात से बेखबर थे। शाम होती ही फंदी हाउस का आहीनी दरवाजा खुला और डॉक्टर असफंदियार थके थके से अंदाज में आगे बढ़कर अपने कमरे में आ चुका था। खिड़की के पास खड़े होकर उसने मुलाजमा को पहले से रखी हुई ब्लैक कॉफी का एक घूंट पड़ा। ब्लैक कॉफी और उसका बहुत पुराना साथ था। बारिश के साथ आसमान पर धुंध छाई थी और इसी धुंध को अपनी खामोशी के साथ एंजॉय करते वो गहरी सोच में गुम था कि उसके मोबाइल की पीप बजी। मिशन कामयाब हो जाना चाहिए, ये सुनकर उसके चेहरे पर नाखुमारी के आसार दिखाई दिए। उसने मोबाइल एक तरफ डाला ही था कि बाहर की बेल बजी। वो अपनी जगह पर हैरान रह गया। इस वक्त कौन हो सकता है, जबकि वो तो गए हुए हैं। इन्हीं सोचों के दरमियान वो तीसरी सीढ़ियां उतरता दरवाजे के पास पहुंचा। तब तक बादल फिर से झलक पड़े। उफ, बारिश से एलर्जिक था। क्या मुसीबत है। तेज फवार से अपने आप को बचाता वो दरवाजे तक पहुंचा। तब तक दरवाजे के पार खड़ी शख्सियत ने 3 से 4 बार बेल बजा दी थी। क्या बदतमीजी है ये। अंदर का इंसान उड़कर आ नहीं सकता था इतनी तेज बारिश में। बाहर दरवाजा खोलते उसने सामने मौजूद सोनिया को देखकर जोर से उसे डांटा और वो इसकी ठंडी बारिश में कपकपा कर रह गई। उसके लंबे बाल भी भीग गए थे। वो हाँफते हुए अंदर को बढ़ी तो असफंदियार ने उसे वहीं रोक दिया। आप कौन है? ये सुनते ही सोनिया का दिल धक से रह गया। असफंदियार भाई, मैं हूँ सोनिया, आपकी खाला की बेटी। ये सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। उसके बालों से पानी टपक टपक कर नीचे गिरा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वो इस पर गुस्सा हुआ। आपके यहाँ ये रवायत है क्या कि मेहमान को खड़ी खड़ी दरवाजे पर ही जलील किया जाए? ये सुनना था कि असफंदियार ने इंतहाई सुर्ख आंखें लिए उसे देखा, फिर दरवाजा छोड़कर रास्ता बनाया था। वो असल में मैं आपसे, इससे पहले कि वो कुछ कहती वो वहां से छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ गया और उसकी बात तक न सुनी। सोनिया ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर बनकर तो मजाज आसमान पर पहुंच चुके हैं इसके।
और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई और अपने सूटकेस को उस बारिश में धकेलते अंदर की जानिब ले आए। तो पूरा घर जैसे उसको मुंह चिढ़ाने लगा। उसे जोरों का रोना आया कि हालत बिगड़ चुकी थी। कपड़े भीग कर अब उसे कपकपाने पर मजबूर कर रहे थे और वो वहां हॉल के बीचों बीच खड़ी चारों जानिब खाली घर का नजारा कर रही थी। खाला, खालू, सानिया, उसने गोल गोल घूमकर सबको आवाजें दी। तभी मुलाजमा किचन से निकली। जी बाजी जी, आप कौन? ऐश्वर्य याद की तरह मुलाजमा का ये सवाल सुनकर उसका दिल चाह के वही जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रो दे। मैं ऐश्वर्य यार की कजन हूँ। खाला का घर है ये। मेरी खाला कहाँ है? वो वही सोफे पर बैठने लगी तो मुलाजमा ने उसे रोक दिया। आप यहाँ पर बैठने बैठे ना गीली हो जाएंगे। आप वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लीजिए। सोनिया ने अपना सर पीट दिया। वो तो मुझे भी पता है, मगर मुझे कपड़े बदलने हैं, पर तुम मुझे ये बताओ ना, ये घर में सन्नाटा क्यों है? ये सुनकर मुलाजिम ने अपने दांतों की नुमाइश की। सब समीर भाई की शादी में गए हुए हैं। तभी सोनिया का दिमाग काम करना बंद हो चुका था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, शादी में गए हुए हैं। ये मेरी बात सुना, ये अखड़ मिजाज तुम्हारे डॉक्टर असलम यार क्यों यहाँ रह गए हैं? वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। तो मुलाजिमा हंस पड़ी थी। इन्हें ऐसी जगहों पर जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। सोनिया मुस्कुरा भी न सकी। ऐसे लोगों को बुलाना पसंद भी नहीं करता होगा। उसने सर झटका और अपना सामान मुलाजमा के हवाले किया। अब कोई खाली कमरा ही बता दो मुझे। हादसाती तौर पर आ तो गई हो, बिन बुलाए मेहमान की तरह ही रहना पड़ेगा। उसे सख्त गुस्सा आने लगा। उसने अपनी अम्मी को मना भी किया था कि वो यहाँ नहीं आएगी। 6 घंटे का रास्ता बस में बैठकर तय करने के बाद उसे किसी ने ढंग से खुशामदीद भी नहीं कहा था। और उस किसी से मुराद डॉक्टर असफंद यारी था। वो मुलाजमा के बताए हुए गेस्ट रूम में आई। वो वॉशरूम में जाकर उसने कपड़े चेंज किए थे और बाहर निकली तो मुलाजमा उसके लिए चाय रख रही थी। बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें ख्याल कैसे है? मुलाजमा ने एक बार फिर से अपने दांतों की नुमाइश की। वो डॉक्टर असफंद ने बुलाकर कहा था कि कोई मेहमान है, उसको चाय पिला देना। सोनिया के माथे पर बल पड़े। शुक्र है, कुछ तो एहसास हुआ कि मेहमान आते हैं तो चाय पानी पूछते हैं। वो एक बार फिर से उस मंजर को याद करने लगी जब अंदर आते उसे असफंद यार ने डांट से तवाजा की थी। चाय पीने के बाद उसने खाला के नंबर पर कॉल मिलाई। हाँ बेटा सोनिया, बोलो, खैरियत है? उन्होंने शादी की मसरूफियत बड़े हंगामे से वक्त निकालकर उसे जवाब दिया था। खाला, आप कहाँ हैं? मैं आपके घर पर पहुंची हुई हूँ और आप ही गायब हैं। सोनिया की रुहासी आवाज सुनकर उन्होंने अपना सर पीटा था। अरे मेरा बच्चा, मैं तो यहाँ शादी पर आई हूँ और भी पूरा एक हफ्ता है लगेगा यहाँ पर वापस आते हुए। इस्लामाबाद में है हम। तुम कब आई? उन्हें अफसोस होने लगा। मैं अभी ही आई थी, सिर्फ 1 घंटा गुजरा है। मैं अकेले घर कैसे रहूंगी? वापस भी नहीं जा सकती। एक काम है, आपको बताया था ना, अम्मी ने मुझे मेडिकल के प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए भेजा है। अम्मी ने असफर यार भाई से पूछ लेना। उसका दिल चाहा कि वो खाला को सब बता दे कि असफर यार ने इसके साथ किस तरह इस्तकबाल किया था, लेकिन वो ये ख्वाहिश अपने दिल में दबा कर रह गई। वो कोई बात नहीं बेटा, अपना ही घर समझ करो। तो 2-3 मुलाजमा रहती है वहां, पर किसी चीज की भी जरूरत हो तो बता देना। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फोन कट चुका था। तंग आकर उसने अपने मोबाइल को उछाल कर दूर फेंक दिया। क्या फायदा यहाँ आने का? वो मिस्टर खड़ूस, उससे तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मैं उसकी मदद लेने आती आई हूँ? मेडिकल के प्रोजेक्ट की तैयारी करती है, बस नाम का ही डॉक्टर लगा हुआ है। वो वहां टहलते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। खैर है, सुबह जाएंगे, खुद ही इनके कमरे में मुलाजमे से कहकर किताबें मंगवा लूंगी। वो मुस्कुराई थी कि आइडिया अच्छा है वैसे। वो चूंकि थकी हुई थी, इसलिए खाना खाए बगैर ही गेस्ट रूम में सो गई। सुबह उसकी आंख खुली और आसमान पर नजर पड़ी तो आसमान काफी धुला धुलाया सा लग रहा था, मतलब साफ था। उसने गहरी सांस भरी, मुंह हाथ धोया और कपड़े वैसे भी वो तब्दील कर ही चुकी थी। छोटे छोटे कदम उठाती हुई सीढ़ियां उतरकर बाहर हॉल में आई तो असफन यार डाइनिंग टेबल पर बैठा मसरूफ से अंदाज में नाश्ता कर रहा था। उसकी निगाहें सामने टेबल पर फाइल पर जमी थी। वो चंद में वही सीढ़ियों के किनारे खड़ी रही। आगे बढ़े या ना, ये देखकर उसने सोचा। फिर हिम्मत करके आगे बढ़कर उसने हिचकिचाते हुए सलाम किया। असलम यार ने एक नजर उठाकर उसे देखा और सर हिलाया और दोबारा से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। और सोनिया का दिल थक से रह गया। वो वहीं उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। तो मुलाजमा ने उसके सामने नाश्ता रख दिया था। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। असलम यार इससे पहले कि उसकी तरफ देखता, उसका फोन बज उठा था।
उसने सोनिया की बात का जवाब दिए बगैर फ़ोन कान से लगाया। जी, जी, सुन रहा हूँ, आप कहिए। वो बगैर माज़रत किए वहाँ से खड़ा होकर टहलते हुए बात करने लगा। सोनिया को शदीद सबकी का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी निगाहें प्लेट पर जमा दी और कांटे और चम्मच से खेलने लगी। 5 मिनट बात करने के बाद जब असफन वापस मेज़ पर आया और इसने अपनी फाइल उठाई तो सोनी ने फिर से मुखातिब किया। असफन भाई बात सुने, मुझे आपसे ज़रूरी बात। उसकी बात अधूरी रह गई। असफन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इस वक्त मुझे देर हो रही है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, अभी कोई बात नहीं करो, शाम में कहते ना जो भी कहना है। यही कहकर उसने फाइल उठाई थी और फिर अपनी घड़ी कलाई में पहनते वो बाहर निकल गया था। ना जाने क्यों लेकिन सोनिया की आंखों में आंसू से आ गए थे। बदतमीज ना हो तो डॉक्टर बनने के साथ साथ क्या सारी तमीज भी भूल चुका है? या डॉक्टर बनने के लिए तमीज को भूलना लाजमी सी बात है? उसे बुड़बुड़ाते हुए नाश्ते की प्लेट पर बड़े खिसकाई, लेकिन फिर मजेदार सा ऑमलेट उसका दिल ललचाने लगा। उसने वैसे भी रात का खाना नहीं खाया था, इसलिए गुस्से में चम्मच और कांटे में अंडा फंसाने रही हुए उसे मुंह में रखा था। और फिर चाय का कप पीते उसने अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में आकर यही सोच रही थी कि उसकी स्टडी तक कैसे जाए। परमिशन तो ली नहीं थी। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। परमिशन लेने की क्या जरूरत है? मोहतरम किसी की बात सुनते कब है? उसे खिड़की से आसमान की तरफ देखा तो आहिस्ता आहिस्ता धूप फैल रही थी। वो कंधे उचकाकर बाहर आई। किचन से बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। शायद मुलाजमा खाना बना रही है, उसने सोचा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ते हुए वो असफन यार के बराबर वाले कमरे के लॉक पर हाथ रखा। दरवाजा खुलता चला गया। अंदर आते ही वो हैरान रह गई। कमरा नफासत का मुंह बोलता सबूत था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। वो धीरे धीरे चलती आगे आई और किताबों के शेल्फ के पास खड़ी होकर मोटी मोटी किताबों को देखने लगी। पहले पूरी स्टडी घूम लेती, कौन सा वो मौसूफ अभी आ जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ी और दराज खोल कर देखा तो अगली लंबी उछल पड़ी। वहां हड्डियां ही हड्डियां रखी थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। चीख मारकर उसने दराज बंद कर दिया। डरते डरते उसने मेज पर रखी फाइल उठाई। उसमें मौजूद अजीबो गरीब ड्राइंग देखकर उसका दिल बंद होने के करीब हुआ। फाइल हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ी। उसने गहरे गहरे सांस लिए। अगले ही पल उसने गहरे सांस लेकर फाइल को सलीके से वहीं रख दिया। फाइल में मुख्तलिफ किस्म की आंखों की तस्वीरें बनी हुई थी। कुछ में गुस्सा था, कुछ में आंसू थे और कुछ में इंतहा की सुर्खी। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने आगे बढ़कर स्टडी में मौजूद अलमारी खोली तो वो भी खुलती चली गई। लेकिन वहां रखे अजीबो गरीब किस्म की किताबें, जिनमें अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें बनी हुई थी, साथ नीचे एक एल्बम रखा था। उसे गहरा सांस भरकर एल्बम उठाया और जैसे जैसे एल्बम पलटाती गई उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। डर के मारे उसने एल्बम वहीं फेंका और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जली हुई लाशें और हर लाश के साथ नीचे डेट भी मेंशन थी। वो थर थर कांपने लगी। तभी इस दौरान कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई थी। उसकी आंखें उबल कर जैसे बाहर आने के करीब थी। अगर ये मुलाजमा की बजाय हसन याद खुद हुई तो? ये सोच सहन में आते ही वो खौफ से कांपने लगी। उसने फौरन से लाइट बंद की और पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। कमरे में अंधेरा था छा गया, मगर वो भी गहरे स्याह रंग के पर्दे के पीछे गायब वाज़ह हो रही थी। अलबत्ता उसके गोरे चिट्टे पांव दिखाई दे रहे थे। कमरे का दरवाजा हल्की सी चिचराहट के साथ खुला तो सामने असफन यार को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो लंच ब्रेक में घर वापस लौट आया था। सर में दर्द था, आराम करना चाहता था। स्टडी का ख्याल आया तो वहां आ गया, पर स्टडी में कुछ चीजों की बेतरतीबी उल्टी पुल्टी थी। वो पहचान गया कि यहाँ कोई आया था। उसने खुद से खुद कलामी की और कमरे की लाइट चला दी। क्या स्याह रंग के पर्दे के नीचे से दो खूबसूरत चमकते पांव दिखाई दिए। वो बेख्तियार मुस्कुराया और छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ा। सोनिया को उसके कदमों की आहट सुनाई दे गई थी। उसने कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। उसकी दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई। धड़कते हुए दिल की धड़कन को बेख्तियार मामूल पर लाने की कोशिश में उसने अपना सांस तक भी रोक रखा था। तभी पर्दा जोर से हटा और अगले पल उसकी आंखें खुली और सामने असफंद यार कड़ी नजरों से उसे देख रहा था। यहाँ पर सानिया हकलाई, वो मैं यहाँ पर बुक्स किसकी इजाजत से? उसे सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखा। वो मैं आपसे पूछने ही वाली थी। इससे पहले कि अपना जुमला मुकम्मल करती असफंद यार ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। एक बात ना, कान खोल कर सुन लो।
यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है और यहाँ आने के लिए हर किसी को मेरी इजाज़त की ज़रूरत होती है। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम बगैर इजाज़त के यहाँ पर आओ? वो चिल्लाया तो वो डर कर पीछे हटी और दीवार से जा लगी। उसके हाथों की लर्जिश को असफंयार ने बाहर देखा। क्या मैं लगा रखी है? क्या मैं लगा रखी है? जाओ अब यहाँ से। इतना हौसला है कि यहाँ खड़ी होकर मेरी मज़ीद डाँट बर्दाश्त करो? वो गुस्से से बोला तो वो डर कर अगले ही लम्हे तेज़ी से दौड़कर बाहर निकल चुकी थी। अगले ही चंद सेकंड असफंयार के लोगों पर एक जानदार मुस्कुराहट ठहर गई थी। अब ये मोहतरमा सबको बताएगी कि मैं एक मशकूक आदमी हूँ, बिल्कुल एबनॉर्मल। उसने स्टडी का जायजा लिया तो उसे इल्म हो चुका था कि उसकी हर चीज़ को कंगाल चुकी है और उसे एक खौफ ने आ गिरा था कि डॉक्टर असफंयार को तमाम लोगों के सामने मुजरिम बनाकर पेश करेगी। इससे पहले कि सोनिया का मुंह खुले, मुझे इसका मुंह ज़रूर ही बंद करना होगा। ये सोचकर उसने स्टडी का ताला लगाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सोनिया जो अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखकर कमरे में आई थी, उसने जोरदार आवाज में दरवाजा बंद किया और उसकी पुश्त से टेक लगाकर जमीन पर बैठती चली गई। मैंने अम्मी आपने ये क्या कर दिया? मुझे किस साइको इंसान के पास भेज दिया? ये तो मुझे कत्ल कर देगा। फिर मुझे कत्ल करके मेरी लाश को जलाकर अपने एल्बम में लगा देगा। तो एक बहुत बड़ा साइको इंसान है, अब नॉर्मल है। वो रोते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगी और न मैं यही मर जाऊंगी। वो झटके से उठी और अपना मोबाइल तलाश करने लगी। उसे वहीं वो तकिए पर पड़ा हुआ मिला। उसे फौरन से अपनी अम्मी का नंबर डायल किया। हेलो, वो चीखों के दरमियान बोली थी। दूसरी तरफ से अपनी अम्मी की फिक्रमंदी भरी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इससे पहले कि वो अपनी जुबान खोलती, अचानक उसके कमरे की बत्ती बंद हो गई और फिर मोबाइल की कॉल भी कट चुकी थी। ये क्या है हुआ? उसे दीवाना बार दोबारा नंबर डायल करने की कोशिश की। अंधेरे में भी उसके चेहरे पर और माथे पर आए पसीने को वाजिया तौर पर महसूस किया जा सकता था। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो उछलकर खिड़की के पास जा लगी। "क- क- कौन है?" उसकी जेहन में वही तस्वीरें घूमने लगी जो उसने स्टडी की अलमारी में देखी थी। दिल तेजी से धड़क कर जैसे सीना तोड़ने के लिए बेकाबू था। मैं कह रही हूँ जो भी है ना, इधर से इधर ही ठहर जाए, उसे अटक अटक कर कहा। लेकिन आने वाले ने आते ही स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था और उसके मुंह से एक दिल खराश चीख बरामद हुई। आप?" उसने टूटे हुए लहजे में कहा। आंखों से आंसू झलक पड़े। किससे बात कर रही थी तू? असफल ने उसे सुर्ख आंखों के साथ देखा। मैं वो अपनी अम्मी से कह रही थी कि मुझे ले जाए। उसे सच बोल दिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि जब तक खाला नहीं आती मैं नहीं जाऊंगी, फिर अब क्यों जा रही हो? असफल गोल गोल घूम कर उसके इससे कड़े सवालात करने लगा। मुझे डर डर लग रहा है। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। जो कुछ तुमने स्टडी में देखा उसके बारे में किसी को बताने की गलती भी मत करना। असफल ने बेख्तियार उसका बाजू पकड़कर उसे अपने बेहद करीब किया और फिर उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। तो सोनिया की रही से ही कसर और हिम्मत भी खत्म हो गई। उसने बामुश्किल थूक निकला उसे चकराते सर को थामने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी बाहों में लड़खड़ा सी गई और फिर बेहोश होकर गिर गई। डैम इट! असल ने बेख्तियार मुक्का दीवार पर मारा और उसके लड़खड़ाते वजूद को थाम कर बेड पर डाला। उसके दिल के करीब अपना हाथ रखकर उसकी धड़कन को देखा। सब कुछ ठीक है, बस खौफ के मारे की बेहोश हुई है। नाजुक पड़ी कहीं की। उसने वहीं पास रखा पानी का पूरा गिलास उठाकर उसके मुंह पर फेंका। फिर एक झटके से उठ बैठी और फिर जारों की तार रो पड़ी। इट्स ओके, रिलैक्स। इतना डर क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें, मॉन्स्टर हूँ क्या? ये सुनकर वो रोना भूलकर उसे गौर से देखने लगी। बस जितना कहा है ना उतना करना। मेरी स्टडी में जो कुछ देखा है उसका जिक्र किसी से भी मत करना, वरना इससे ज्यादा बुरा होगा। ये कहकर वो अपने कदमों की धिमक के साथ वहां से रवाना हो गया और सोनिया अपना चेहरा अपने हाथों में गिराए बुरी तरह से रो पड़ी थी। कौन सी मनहूस कर रही थी जब अम्मी ने मुझे इस बददिमाग शख्स से मेडिकल की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। वो अपना सर पीट कर रखे और उसके जाते ही उसने दोबारा से कमरा लॉक किया, ये जाने बगैर कि वो पहले ही इस घर की डुप्लीकेट चाबी के जरिए कमरे में दाखिल हुआ था। अगले दिन का सूरज सोनिया की जिंदगी में सुकून का दिन साबित हुआ। शोरोगुल से उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि खाला 3 दिन में ही वापस आ गई है। वो दौड़ कर नीचे गई और जाकर उनसे गले मिलकर रो पड़ी थी। अरे बेटा, रो क्यों रही हो?
खाला ने पूछा तो उसने रोते रोते उन्हें बताया कि वो इन्हें याद कर रही थी। खालू भी हंस पड़े थे। बेटा, वैसे तुम इतना दूर से सफर करके आई हो और हम यहाँ मौजूद नहीं थे। हमारी माजरत कबूल करो। खाला के कहने पर उसने नफी में सर हिलाया और झीम सी गई और मुस्कुराकर सामने खड़ी सानिया से भी गले मिली। इतनी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह, प्यारी भी हो गई हो। सानिया ने उसकी तारीफ की थी। उससे 3 साल बड़ी थी। और आप भी बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह। सानिया उसकी तारीफ पर हंस पड़ी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते डॉक्टर असफंद यार पर पड़ी, जो कि जल्दी में नाश्ते की मेज की तरफ बढ़े बगैर बाहर जा रहा था। अरे असफंद बेटा, उसने मुड़कर अपने बाबा को सलाम किया। जी बाबा कहिए। उसने दानिस्ता तौर पर सोनिया को नहीं देखा था। बेटा, मेहमान आई है, तुमसे काम है। हाँ बेटा सोनिया, क्या काम था? सोनिया ने बमुश्किल थूक निकला और खाला के पास जाकर बैठ गई। वो असल में मुझे मेडिकल की पढ़ाई के सिलसिले में कुछ हेल्प चाहिए था और कुछ मेडिकल प्रोजेक्ट्स करने थे, बस इसी सिलसिले में। उसने इंतहाई धीमी आवाज में कहा। तो असपंद यार ने गहरी सांस भरकर सीने पर बाजू लपेटे। ऑल राइट, गाड़ी में बैठ जाइए, हॉस्पिटल आ जाइए, वही सारी बातें होंगी। उसे प्रोफेशनल अंदाज में कहकर अपने कदम बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ा दी तो सोनिया फटी फटी निगाहों से खाला को देखने लगी। बेटा चाहो, वरना वो तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाएगा। ये सुनते ही फौरन सोनिया अपना दुपट्टा ठीक करते उसके पीछे दौड़ी थी। उसे इस तरह दौड़ते हुए गाड़ी में बैठते देख उसने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा था, तमीज से। सोनिया ने बुरे बुरे से मुंह बनाए। खून सी मनहूस करी थी जब इसकी मदद लेने का सोचा। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगी। अस्पताल आते ही वो उसे यूं भूल गया जैसे उसका वजूद ही ना हो। सोनिया भी कंधे उचकाकर आगे बढ़ी और रिसेप्शन के पास बैठी नर्स से अपना तारुफ करवाया। मैं डॉक्टर असफन यार की कजन हूँ। ये सुनकर नर्स की आंखें फैल गई। क्या वाकई? वो तो बहुत हैंडसम है। उनकी कजन होने का तो हर कोई ख्वाब देखता है। उनके पीछे तो यहाँ कई लड़कियां पागल हैं। तो बहुत खुश नसीब हो। सोनिया ने अपना सर पीट लिया। खुश नसीब? काहे की खुश नसीब? उस साइकोपैथ की कजन होना ना दिल गुर्दे की बात है। ये कहकर उसने सर झटका और फिर 2-3 और नर्सों को अपनी बातों में उसे लगा लिया था। और थोड़ी देर बाद एक वार्ड बॉय आया और उसने सोनिया के साथ वो बातों में मसरूफ नर्स को कान में कुछ कहा तो झटके से खड़ी हो गई। क्या? सर ने बुलाया है? ओ माय गॉड, मेरी तो ड्यूटी टाइम हो गया है। सोनिया, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया। अब तुम अपने कजन से सिफारिश कर देना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ये सुनते ही सोनिया ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बाबा, मुझे तो माफी रखो। मेरा कजन ना मुझे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी तो फिर भी बचत हो जाएगी। ये कहते हुए वहां से खिसक कर खड़ी हो गई। अब बच्चों के वार्ड में आ गई, जहाँ काफी हद तक डिसिप्लिन नजर आ रहा था। लेकिन बच्चों के वार्ड में आते ही उसने शोरो गुल करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को हंसाने लगी। कभी उन्हें नज़म लहक लहक कर सुना दी और कभी उन्हें लतीफ़े सुनाकर हंसा रही थी। अस्पताल में एक शोर की कैफियत पैदा हो गई। असफंयार यहाँ से वहां गुजरा तो इसे ये मंजर देखा। गुस्से से उसका खून खौल उठा। वो सोनिया को खड़ी खड़ी सुनाना चाहता था, लेकिन फिर उसे उसी के कोलीग सर्जन ने एक इमरजेंसी के लिए बुलाया। अपने गुस्से पर काबू पाते इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गया। पूरा दिन सोनिया उसके फारिग होने का इंतजार करती थी, लेकिन फिर ड्यूटी आवर्स में खत्म होने के बाद उसे कॉल आई। मैं गाड़ी में घर आ चुका हूँ, तुम भी कैब करवा कर ना आ जाओ। मेरे जहन से निकल गया था कि तुम यहाँ अस्पताल में मौजूद हो। फोन कॉल सुनने के बाद सोनिया का दिल चाहा कि उसका गला ही दबा दे, लेकिन अपने दिल को महसूस करो इंतहाई बुरे दिल के साथ कब कैब करवा कर घर वापस आ गई। कमरे में बंद हो गई। असन याद के इस वजह ने उसके 14 तक रोशन कर दिए थे। अजनबी शहर में, अजनबी अस्पताल में उसे भूल गया था। और फिर उसे कैब करवा कर आने का कहा था। खाला से वो क्या ही शिकायत करती। सुबह उसकी आंख खुली तो कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। वो हड़बड़ा कर उठी और अपनी आंखें मसल कर नींद को दूर करने की कोशिश की। दरवाजा खुला तो दुश्मने जा उसे सर से लेकर पैर तक देखकर हैरानी में डूबा था। अब यहाँ मेडिकल की तैयारी और अपने एक प्रोजेक्ट्स के लिए आई है ना? उसने गोया सोनिया की नींद से झंझोड़ते की कोशिश की। जी जी। वो एकदम होश में आई। 2 मिनट देता हूँ। 2 मिनट के अंदर आप मुझे गाड़ी में नजर आनी चाहिए, वरना फिर मेरी तरफ से ना समझे और अपने शहर में वापस लौट जाइए। सोनिया ने झपने से उसकी तरफ देखा था। अब यहाँ आई हूँ और इसकी इतनी डांट बर्दाश्त की है, बदले में इसका जरा सा सर भी ना खाऊं। वो गुस्से में दांत पीसते हुए
उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और अपना दुपट्टा संभाल कर उसके पीछे दौड़ी थी। गाड़ी तेजी से अस्पताल के अंदर दाखिल हुई और तभी से एक इमरजेंसी ऑपरेशन की कॉल आई। सर, पेशेंट की हालत इंतहाई खराब है। उसके दिल की तकरीबन तमाम वाल्व्स बंद हो चुके हैं। आज आप ड्यूटी पर नहीं थे ना, लेकिन आपको ये ऑपरेशन अर्जेंट करना पड़ेगा। असफंयार ने एक नज़र से देखकर कमरे में जाने का कहा था। फिर पूरी 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में वो मसरूफ रहा था। इन 3 घंटों में सोनिया कहाँ टिक कर रहने वाली थी। वो कमरे से बाहर निकली और दोबारा से नर्सों से गप्पे लगाई थी, यहाँ तक कि उनमें से 2 तो अपने राउंड्स लगाना ही भूल गई। और होश तो तब आया जब एक मरीज की हालत खराब होने पर अस्पताल के मैनेजर ने उन्हें डांट कर ड्यूटी पर बुलाया था। और फिर असफन यार से सोनिया की शिकायत भी लगवा दी थी कि नर्सों ने यही शिकायत की थी कि डॉक्टर असफन यार की कजन हमें बातों में लगाकर सब कुछ भुला देती है। असफन यार के कानों तक ये बात पहुंची तो उसने बेख्तियार अपनी मुट्ठियां बीच ली थी और फोन पर सोनिया को कॉल मिलाई थी। मैं अपने कमरे में बैठा, ओपीडी नहीं कर रहा, मेरे कमरे में आओ। सोनिया जो इस वक्त बच्चों के वार्ड में बच्चों को कहानियां सुना रही थी, ये सुनते उसने बेख्तियार गहरा सांस भरकर उसके कमरे की तरफ दौड़ लगाई। शीशे के दरवाजे पर वो नॉक करके अंदर दाखिल हुई। असफनियार ने निगाहें उठाकर से देखा। जिस काम के लिए आई हो ना, वही करो। क्या मदद चाहिए मांगो और फिर दफा हो जाओ अपने घर। सोनिया के हाथ कपकपाने लगे। उसने लब पीछ लिए, आंखों में नमी तैरने लगी। वो कुछ कहने ही लगी थी कि असफन यार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रोना बंद करो और सीधी बात करो। उसका लहजा बर्फ से भी ठंडा था। सोनिया ने हिचकी रोकते अपना नोटपैड खोला। मैं मेडिकल की फील्ड में चंद सवाल पूछने आई हूँ, स्टडी के लिए। डॉक्टर असफन की नजरें उस पर जमी हुई थी। अच्छा, शुरू करो, लेकिन याद रखो जो भी बात हो असल मकसद मालूमात इकट्ठी करना है। कोई फजूल बकवास मैं नहीं सुनूंगा। सोनिया ने पहले सवाल के लिए सांस लिया। सर, डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? असफन यार ने कलम मेज पर रखकर आहिस्ता से सर हिलाया। नजरें सोनिया पर रमाई। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो इल्म और महारत लाजमी है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है लगन और सब्र। इल्म आपको टेक्निकल मालूमात देता है और महारत आपको अमली काम करने की काबिल बनाती है, लेकिन लगन और सब्र वो चीजें हैं जो आपको मुश्किल हालात में भी साबित कदम रखती हैं। सोनिया ने नोटपैड खोला, कलम चलाया और अगला सवाल पूछा। और अपनी जाती जिंदगी में एक डॉक्टर बैलेंस कैसे रखता है? इतनी मसरूफियात में फैमिली, दोस्त और खुद को वक्त कैसे निकालता है? असफन यार ने कुर्सी के किनारे पर हाथ रखे। बैलेंस असल में मनसूबाबंदी और तरजीहात से आता है। डॉक्टर की जिंदगी में वक्त की कमी होती है, लेकिन तरजीहात का तयन करना और हर मामले को मौसर बनाना यही बैलेंस है। सोनिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। सर, और अगर डॉक्टर के रवैये या हरकतें मशकूक लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? असफन यार की नजरें सख्त हो गई, लेकिन वो पुरसुकून रहा। और सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि मशकूक हरकत वाकई खतरनाक है या महज गलत फहमी है। अगर शक यकीनी हो तो फौरन सीनियर सुपरवाइजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इतला देना जरूरी है। हमेशा कानूनी और इखलाकी तरीके से इकदाम करें। वो अपनी रवानी में कह रहा था और सोनिया ने जल्दी से नोट पैड पर लिखा और अगले सवाल के लिए थूक निकली। अगर किसी डॉक्टर के रूम में गैर मामूली या गैर मुतलका सामान निकल आए तो? असफन यार ने झांचती निगाहों से उसे देखा। कहना क्या चाहती हो? वो धीमी आवाज में बोला। अगर किसी डॉक्टर के रूम में अजीबो गरीब नजरें चीजें नजर आए जो कि एक आम डॉक्टर नहीं रखते, ये शक तो नहीं होता कि वो ऑर्गन स्मगलिंग में शामिल हो? ये जुमला कमरे में बारूद की तरह धमाका कर गया। एक लम्हे के लिए असफन का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर सख्त तरीन तासुरात उभरे। आंखों में ऐसी आग भड़की कि सोनिया का सांस रुक गया। वो अपनी जगह से उठा और सोनिया की कुर्सी पर झुका। फिर अचानक उसे सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी से उठाया और उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब एक झटके से किया। सोनिया की चीख गले तक आई मगर निकल न सकी। स्फंदियार झुका। उसका चेहरा सोनिया के चेहरे के बिल्कुल करीब था। सोनिया सांस सोनिया का सांस बंद होने लगा था। ऑर्गन माफिया, तुम्हें लगता है मैं इंसानों के अजाब बेचता हूँ? सोनिया सोनिया ने खौफ और गुस्से के मिले जुले एहसास के साथ उसकी गिरफ्त में खुद को मचलता महसूस किया। असफन यार तंजिया हंसी हंसा। और एक बात सुन लो, मैं सिर्फ ऑर्गन स्मगलर नहीं, लड़कियों का भी स्मगलर हूँ। वैसे चाहो तो मेरी बात रात रंगीन कर सकती हो। बताओ, मेरी रात रंगीन करने के कितने लोग हैं? वो मखमूल लहजे में कहने लगा और सोनिया शिशर निगाहों से देखने लगी।
मैं इतना खतरनाक जरूर हूँ कि जो मेरे बारे में फजूल बातें करे उसकी रातें सुकून से ना गुजरे। सोनिया के सब्र का आखिरी बंद टूट गया। छोड़ो मुझे। उसने असफन को जोर से धक्का दिया। असफन यार पीछे हटा तो सोनिया ने एक लम्हा जाया किए बगैर जोरदार थप्पड़ उसकी रुखसार पर दे मारा। कमरा पल पर को साकित हो गया। असफन यार का सर एक तरफ झुक गया। उसका हाथ अपने गाल पर था जहां सोनिया ने उसे थप्पड़ मारा था। उसने आहिस्ता से चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर सोनिया के थप्पड़ का निशान सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उसने सफाक लहजे में कहकर अपनी फाइल उठाई। दरवाजा खुला और बगैर पलटे बाहर निकल गया। कमरा सोनिया के धड़कते दिल और इसफंदियार के कदमों की बाजगश्त से गूंजता रहा। वो वही कमरे में जमीन पर बैठती चली गई और जारों की तार रो पड़ी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर वो हिम्मत करके उठी और कमरे से निकलकर न जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे निगाहें उठाकर देखा। सामने उसकी वालदा थी। अम्मी, खैरियत है? उसे बेइख्तियार पूछा। सोनिया कहाँ पर है? वो एक झटके से सीधा हो बैठा। क्यों, क्या हुआ? उसे कहते हुए घड़ी पर नजरें दोहराई तो रात के 12 बज रहे थे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता चला तुम तो घर में मौजूद हो, तो फिर सोनिया वो कहाँ गई? तुम्हें कुछ होश भी है? वो हमारे घर मेहमान आई है, एक अमानत है, लड़की जात है। वो घर नहीं आई और तुम यहाँ मजे से बैठी हो। कहाँ गई है वो? ये सुनना था कि डॉक्टर असफन के हाथ से किताब छूटकर दूर जाके। अम्मी प्लीज मजाक मत करें, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी वालदा ने सुनकर उसे खून खुआ निगाहों से घूरा। मैं तुमसे मजाक करूंगी? ये सुनना था कि उसने एक झटके से कुर्सी से उठकर अपने पैरों में चप्पल डाली और फिर तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा था। वो सोनिया को लेकर घर आता था और आज उसने सोनिया को वही हस्पताल में ही छोड़ दिया था। जो कुछ हुआ था वो ठीक नहीं था। इसी वजह से उससे पूछे बगैर घर आ गया था। और वो उसकी माँ उसे बता रही थी कि उसकी बातों से खुद पर रह रहकर अब गुस्सा आने लगा था। मौसम भी 3 दिन से खराब था। तेज बारिश की पेशगोई थी और शायद यही वो वक्त था जब असफन यार ने अपने घर से बाहर कदम निकाला। बारिश अपने जोबन पर थी। बड़ी बड़ी ठंडी बूंदें उसके सफर में रुकावट बनने लगी। उसने उसके मोबाइल पर बेतहाशा कॉल्स की थी, लेकिन नंबर बन जा रहा था। कहाँ जा सकती है ये लड़की? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी। उसे अस्पताल के गिर्द कई चक्कर काट डाले, लेकिन वो इसे कहीं नजर नहीं आई। कहाँ जा सकती है इतनी तेज बारिश में? उसने बाकायदा तौर पर गाड़ी से निकलकर भी बारिश में इधर उधर सुनसान गलियों में उसे ढूंढा था। अगर उसने कुछ कर लिया तो? ये सोच जहन में आते उस ऊंचे लंबे चौड़े कार्डियोलॉजिस्ट की तो जान ही हलक में आ गई। वो मायूस होकर गाड़ी में बैठा और अपनी कनपटी को मसलने लगा। फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ही था कि एक तेज रफ्तार रोशनी उसकी तरफ बढ़ती हुई गाड़ी से टकरा गई। उसे तेजी से दरवाजा खोलकर देखा तो पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वहां कोई और नहीं बल्कि बगैर दुपट्टे के, बदहाल, भीगे हुए कपड़ों में भीगी वो भागती हुई बिलाशुबह सोनिया ही थी। सोनिया! वो चिल्लाया और उसके सामने जाकर उसे कंधों से झिंझोड़ कर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। कहाँ थी तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? मैं तुम्हें दीवानों की तरह ढूंढ रहा था। किधर चली गई थी तुम? घर क्यों नहीं आई? एक साथ उसने बेशुमार सवालात कर दिए, लेकिन सोनिया की अथल पुथल होती सांसों ने उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया। तभी उसकी नजर सोनिया के पीछे भागते हुए 2 आवारा लड़कों पर पड़ी। वो बिलक बिलक कर रोती उसके सीने में मुंह छुपाए रो पड़ी थी। संध्या ने सिर्फ उन 2 लड़कों को अपनी आंखों से रवाना कर दिया था और वो अपना शिकार अपने हाथों से निकलता देख भाग उठे। अच्छा, अब तुम रोना तो बंद करो। क्या जरूरत थी इतनी देर करने की? घर में सब परेशान है। तुमने तो गोया मेरी जान ही निकाल दी। सोनिया ने एक झटके से उसे देखा। उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। असफंयार ने अपना कोट जो कि गाड़ी में रखा था उठाकर उसके कंधों पर फैलाया। अंदर बैठो। उसका हुक्म सुनते सोनिया ने नफी में सर हिलाया तो उसने एक गहरी सांस भरी और अपना गुस्सा पीने की कोशिश की और फिर से बाजू से पकड़ पीछे गाड़ी में बैठाया। छोड़े मुझे। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बुरी तरह रो पड़ी, लेकिन असफन यार ने इस बार अपने कान लपेट दिए और गाड़ी तेजी से दौड़ाता उसे घर ले आया था। घर में सब सो चुके थे। सिर्फ उसकी वालदा के कमरे की लाइट जल रही थी। सीधा अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। अम्मी को मैं संभालूंगा। कह दूंगा कि हॉस्पिटल में रिसर्च
वो अकेली रुक गई थी, समझी तो। सोनिया ने एक शिकवा करा नजर उस पर डाली और तेजी से भागते वो भीगे कपड़ों के साथ कमरे में दाखिल हुई। असफंयार के कदम अपनी वालदा के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। उन्हें भी तो तसल्ली देनी थी ना। वो सुबह अस्पताल के लिए लेट हो चुका था। आज उसके 2 ऑपरेशन थे। वो जल्दी जल्दी जाने लगा तो पीछे से उसे वालदा ने उसे रोक लिया। असफंयार, आज शाम को जरा जल्दी आ जाना, काम है। उसे कंधे उचकाकर उन्हें देखा। अम्मी प्लीज, मैं डॉक्टर हूँ और आप जानती हैं कि डॉक्टर की जिंदगी में कोई भी फारिग वक्त नहीं होता है। ये कहकर वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। पता चला कि मशीनों में टेक्निकली खराबी की वजह से आज ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। इससे वो जल्दी घर आ गया और घर में तैयारी देखकर वो हैरान रह गया। ये भला किस चीज की तैयारी हो रही है? उसने वहां सोफे पर बैठते अपनी अम्मी और चाची जान से पूछा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और चाची जान ने मिठाई उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई तो वो किसी अनहोनी के बारे में मुतला हो चुका था। एक मिनट की, आप क्या कह रही हैं? क्या आप लोगों ने मेरा और सानिया का रिश्ता तय कर दिया है? सीढ़ियों से उतरती सानिया ने ये सब सुनकर कुछ अनसुना और नम आंखों से सुनियार की तरफ देखा। नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में सीढ़ियां चढ़कर कमरे में जाने लगा। जब सानिया ने उसे पुकारा, फॉर गॉड सिक सानिया, अब तुम ये मत कहना कि घर वालों की खुशी के लिए ये शादी कर लेते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम तो आदिल से शादी करना चाहती थी ना, तो फिर ये सब कुछ। सानिया ने सर झुका दिया था। आप इनकार करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। ये सुनकर असफन ने गहरी सांस पड़ी और उसका हाथ पकड़ के हॉल में ले आया। सुन ले आप, सानिया की मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता नहीं हो सकता। सानिया आदिल को पसंद करती है और ये बात मैं बचपन से जानता हूँ। हम दोनों बहन भाई की हैसियत से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। किसी और रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मी और चची के चेहरे फीके पड़ गए। वो जानते थे कि असफंद का फैसला बदलना नामुमकिन सी बात है। वो सारा दिन अपने कमरे में रिसर्च वर्क करता रहा। रात के 12 बजे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने निगाहें उठाकर देखा तो उसकी वालदा उसे गौर से देख रही थी। अंदर आ सकती हूँ? ये सुनकर उसने अपनी कान की लो मसली। अम्मी प्लीज। वो जान गया था कि वो नाराज है। आप लोगों की खुशी के लिए किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं ना कर सकती। ये सुनना था कि उन्होंने उसके सामने एक नई पेशकश रख दी। ठीक है तो फिर सानिया नहीं तो सोनिया सही। सोनिया भी बुरी नहीं है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है ना। उसने एक झटके से उनकी तरफ देखा। कम ऑन प्लीज अम्मी। लेकिन उन्होंने नफी में सर हिलाया। तुमने सानिया से इनकार किया, मैंने मना नहीं किया, तुम्हारी बात मानी। अब यहाँ तो तुम सोनिया के लिए मान जाओ या फिर सानिया से शादी कर लो। ये सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये कैसी बदमाशी है भाई। वो हंस पड़ा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसने इजाजत दे दी तो उसकी वालदा मुस्कुराई थी। वो जानता था कि अगर वो सोनिया के लिए रजामंदी जाहिर ना करता तो फिर सानिया से रिश्ता जबरदस्ती तय हो जाता और सानिया की खुशी के लिए उसे कुर्बानी देने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। पर अब सोनिया कैसे मानेगी? वो उसके घर वालों का क्या रद्दमल होना था। इस बात से अभी कोई उसे लगाव नहीं था। वो दोबारा अपनी रिसर्च वर्क में लग गया, ऐसे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। खालाजान, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मेरा काम हो गया है। शाम को अपने कमरे में से निकली। उसने मौका पाकर अपनी खाला से कहा। उसे देखकर मुस्कुराई थी। अब ऐसा नामुमकिन है बेटा। उनकी बात सुनकर वो हैरान हुई। क्यों? उससे सवाल किया। क्योंकि तुम्हारे घर वाले खुद आएंगे शाम को। अच्छा, पर किस लिए? उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इसीलिए कि अब तुम हमेशा के लिए यही रहने वाली हो। सोनिया की आंखें उबल पड़ी। हरगिज नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। वो जोश में बोली तो खाला ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? असफल यार ने फिर डांट दिया क्या? वो फौरन से संभल के, नहीं, वहां जाकर मुझे बहुत से काम करने हैं ना। ये सुनने तक खाला ने उसकी सर पर शफकत से हाथ रखा। सब हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब मैनेज हो जाएगा। आज शाम तक रुक जाओ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सोनिया ने दुखते दिल के साथ उनकी बात सुनी। उसे कोई लगाव नहीं था किसी सरप्राइज से। उसे बस घर जाना था। असफन यार से उसे नफरत होने लगी थी। शाम के 4-5 बजे उसे अपने वालदैन के कमरे में बातें करने की आवाज आई तो वो दौड़कर उनके पास गई और अपनी अम्मी से गले लग गई। अभी से क्यों रो रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी थोड़ी ना हो रही है, सिर्फ निकाह हो रहा है। ये सुनना था कि उसे अपनी समातों पर यकीन ही ना आया। निकाह? ये आप क्या कह रही हैं?
वो झटके से उठ खड़ी हुई। हाँ बेटा, हमने तुम्हारा और असफन यार का रिश्ता तय कर दिया है। सोनिया को लगा क्या वो कभी अगला सांस ही नहीं ले पाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी हिचकियां बंद हो गई और मुंह पर हाथ रख के वो रोते हुए गेस्ट रूम में वापस लौट गई। ये नहीं हो सकता। ये क्यों हो रहा है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो टहल टहल कर थक चुकी थी, तो वहीं बैठकर उठ ही जाने वाले अंदाज में बैठ गई। तभी सानिया अंदर आई। मुबारक हो तुम्हें, लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रही, क्यों? सानिया ने उसे कुछ ना कहा, बस निगाहें झुका ली। किसी को क्या बताती कि उसे इरफान यार की असलियत पता है। वो माफिया का हिस्सा है, ऑर्गन स्मगलर है, और लड़कियां भी स्मगलर करता है। और ऐसे शख्स से वो कैसे निकाह कर सकती है? लेकिन अपने उसने जुबान तालू पर लगा दी थी। मेरा और असफन का रिश्ता तय होने जा रहा है, और हम दोनों बचपन से एक दूसरे के बहन भाई की तरह प्यार करते हैं, इसलिए असफन तुम्हारा नाम ले लिया। सानिया से ठहर ठहर कर बताने लगी तो सोनिया का दिल चाहा कि वो दहाड़ी मार मार कर रोए। उसने अपनी फैमिली को इनकार किया था, लेकिन उन्होंने सोनिया की बचकाना हरकत कहकर नजरअंदाज कर दिया। मंगनी का जोड़ा पहने वो नीचे हॉल में बैठी निगाहें झुकाई थी। उस दिन के बाद से उसका असफन यार से सामना भी नहीं हुआ था। वो करना चाहती भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे बराबर में किसी के बैठने का एहसास हुआ, तो उसने निगाहें उठाई, और वो दुश्मनी जानों से ही घूर रहा था। एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के दौरान भी सोनिया के दिल में उसके लिए कोई जज्बात ना जागे। वो बैठे बैठे थक चुकी थी, और असफन यार मेहमानों में मसरूफ था। तभी खाला जान ने असफन यार को पुकारा। असफन बेटा, इधर आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये सुनना था कि उसने अपनी आईब्रो कटी की। कैसा सरप्राइज? तभी खाला जान ने सोनिया को देखा। उनकी खाला जान ने मौलवी साहब की तरफ इशारा किया। आज सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि तुम दोनों का निकाह भी है। सोनिया का दिल जैसे बंद होने के करीब हो गया। उसे बेख्तियार गहरा सांस भरकर खुद को जिंदा होने की नवीद सुनाई। असफन यार वहीं सोफे पर बैठकर उलझ कर उन्हें देखने लगा। अब इनकार की गुंजाइश भी ना बाकी रही थी। मौलवी साहब ने उन दोनों से निकाह के दौरान इजाबो कबूल की इजाजत ली थी। सोनिया रो पड़ी थी, और कबूल है कहकर उसने कमरे में जाने की इजाजत दी थी। कमरे में आते उसके जब्त का बंधन टूट गया था। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? वो वहीं जमीन पर बैठकर अपने चकराते हुए सर को थाम गई। आप क्या समझते हैं कि मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी? ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है। ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। जो कुछ आपने किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो रो पड़ी थी, और उसने सोच लिया था कि वो खुद को असवद की जिंदगी से आजाद करके रहेगी। निकाह को चंद घंटे हुए थे। रात के 11 बज रहे थे, और वो बेचैनी से बालकनी में आई और नीचे झुककर देखा तो असफन यार फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। स्विमिंग पूल के किनारे बैठा, पाँव पानी में डाल रखे थे। अगर मैं इसका मोबाइल पानी में फेंक दूं तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके दिल में शैतानी ख्याल आया, और अगली पल उसके जाने का वो इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से वही मोबाइल पर रखकर शायद वो अंदर कमरे में भर गया था, या शायद वो मोबाइल ही भूल गया था। सोनिया को इस बात की परवाह ही नहीं थी। वो तेजी से कमरे से दबे पांव बाहर निकली और स्विमिंग पूल के करीब आती मोबाइल उठाकर पानी में डालना चाहा, और वो चंद कदम आगे बढ़ा ही थे कि उसका पैर जोर से फिसला और सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरी। मोबाइल ही साथ भी गिर गया, गहरे पानी में डूबने लगी। किचन से कॉफी लाते असफन यार ने शोर की आवाज सुनी तो बेख्तियार पूल के करीब आया। उसके होश उड़ गए। सोनिया! वो कुछ भी सोचे समझे बगैर कॉफी वहीं फेंक कर स्विमिंग पूल में छलांग लगा चुका था, और एक ही झटके में पानी की सतह पर जाती सोनिया को कमर से खींचकर खुद में चिपटा कर स्विमिंग करते हुए ऊपर की तरफ ले आया। फिर से अपनी बाहों में बढ़कर स्विमिंग पूल के साथ जमीन पर बिठा अगले ही लम्हे वो बाहर आकर उसे सीने से लगा लिया। सोनिया, तुम ठीक हो? वो आवाज भागता था। कैसे गिरी तुम? वो उससे पूछने लगा तो बुरी तरह भीग गई थी। कपड़े जिस्म से चिपक से गए थे, और इस वक्त तो उसकी गिरफ्त में उसके बेहद नजदीक उसकी कुर्बत में पिघलने लगी थी। उसे बेख्तियार निगाहें झुका ली और बुरी तरह से खांसने लगी। इसफानियार ने उसकी कमर को सहलाते हुए उसके मुंह पर भरा पानी निकालने में मदद की, तो सोनिया का दिल जोर से धड़का। वो इस वक्त उसके जिस्म के बेहद करीब उसे अपनी गर्म सांसों से उसके होश उड़ा रहा था। सोनिया, जवाब दो मुझे। उसे उसका झुका हुआ सर उठाया और गाल थपथपाए, तो सोनिया ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। फिर वो तेजी से भीगे हुए कपड़ों के साथ अंदर की तरफ भाग गई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। पागल लड़की। फिर वो अगले ही पल उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी, जो कि पानी की सतह पर तैर रहा था। ओह!
तो ये बात थी। वो समझ गया कि वो क्या चाहती है और अगले ही लम्हे दिल खोल कर वो हंसा। असफंद रात की ड्यूटी से लौटा था। कमरे की लाइट मदम थी और वो पूरा माहौल खामोश था। घर वाले बिशमूल सोनिया के वालिदैन छत पर शानदार मौसम में बातों में मोहते। सोनिया बेचैनी से अपने खतरनाक प्लान की कामयाबी का इंतजार कर रही थी। उसे असफंद को बेजार करना था ताकि वो खुद अपनी जिंदगी से उसे निकाल दे। उसने कुछ देर पहले बड़ी मासूमियत शक्ल बनाकर मुलाजमा से पूछ लिया था कि डॉक्टर साहब किस वक्त नहाते हैं और कौन सा बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं। मुलाजमा ने बेखबर होकर से नीली बोतल पकड़ा दी थी और सोनिया ने जल्दी से अंदर से थोड़ी सी कोल्ड वैक्स क्रीम निकाली और बॉडी वॉश में मिक्स कर दी और दबे कदमों जाकर उसकी वॉशरूम में रखाई। अब वो बेड के किनारे बैठी थी, आंखें दरवाजे पर ही गाड़े बैठी थी। असफंद आ चुका था और आते साथ ही वो वॉशरूम में दाखिल हुआ तो गाउन उतारा और शॉवर ऑन किया। सोनिया अपने कमरे से निकल कर आई और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से अजीब अजीब सी दबी दबी चीख उठी। वो दिल खोल कर हंसी और ये भूल गई कि उस वक्त असफंद के कमरे की खिड़की है। सोनिया, वो पहचान गया। सोनिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो उल्टे कदमों दौड़ी। बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला। असफंद बाहर आया और सीधा सोनिया के कमरे का रुख किया। वो बिल्कुल भीगा हुआ था और बाथरूम में मलबूस था। चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे उस पर हमला हो गया हो। मेरा बॉडी वॉश में ये क्या डाला है? वो सीधा उसके कमरे में घुस कर बाथरूम में पहुंच गया जहां मुंह धो रही थी। क्या हुआ? वो करंट खाकर उछली थी। ये तुम्हारी हरकत है ना? क्या मिला है इसमें बॉडी वॉश में? मुलाजमा ने बता दिया था मुझे सब। वो गुस्से से चिल्लाया। सोनिया की बोलती बंद हो गई। उसने अपना बाजू दिखाया। बाजू के कुछ बाल साफ खाली थे, कुछ आधे चिपके हुए, कुछ टूटे हुए। कुछ बेचारे अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। ये वैक्स थी। सोनिया ने आंखें फैलाकर कहा। वो कांप रही थी। वैक्स? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो हैरान था। ये क्या बदतमीजी है? क्यों क्या ये? वो आगे बढ़ा और एक एक करके उसकी स्किन केयर की चीजें उलटने लगा। सोनिया चीखी और बेख्तियार से थामने लगी। उसे अपनी महंगी प्रोडक्ट जाहिर करने से रोकने लगी। पूरे वॉशरूम में फिसलन हो गई थी। छोड़े नहीं करे प्लीज। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसके हाथ से चिपटा ही था कि उसी वक्त उसका पाँव फिसला और जमीन पर उलटने ही लगी थी कि असफा ने उसी वक्त रद्देमल दिया और उसे कमर से थाम कर खुद में भींच लिया। उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। असफंद उसकी कुर्बत में होश खोने लगा। तभी सोनिया ने उसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहा। छोड़े मुझे। वो सीधी हुई तो एक बार फिर से वो फिसलने लगी। अगले ही लम्हे वो नीचे बाथरूम के फर्श पर और असफंद उसके ऊपर गिरा। दोनों चिपचिपे से हो गए। शैम्पू, साबुन, बॉडी वॉश, हर चीज उनके जिस्म से लग गई थी। सोनिया, मैं तुम्हें इस हरकत का बदला जरूर दूंगा। सोनिया ने जुबान बाहर निकाली। फिर ये सारे बाल बराबर कर ले, तब बदला लेना। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे बिजली के खंभे पर ना झटका लगा हो। असफर ने उसे खूनख्वार निगाहों से देखा। वो हंस रही थी। सोनिया चिल्लाई, नहीं, मर रही हूं। उसे असफर के सीने पर हाथ रखकर उसे धकेला। तो कितने वजनी है आप? मेरा सांस घुट रहा है। वो हंस पड़ा था और एक ही झटके से उससे अलग हुआ। बहुत खतरनाक हो तुम। उसे मिलाया। आपसे कम। वैसे देख ले, ये हाल होगा मेरे साथ रहकर। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दे। असफन दिल खोल कर हंसा। फिलहाल तो दोबारा नहाना पड़ेगा। वो मायनी खेजी से उसे देखने लगा। चलो आ जाओ। वो सोनिया का हाथ पकड़कर उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर चुका था और सोनिया की होश उड़ गए। हटे यहाँ से। उसे धकेल कर बाहर भागी। याद रखो, ये मजाक ना तुम्हें महंगा पड़ेगा। चिल्लाया था। सोनिया कुछ भी सुने बगैर तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी थी। उसे दूर तक असफन यार का कहका सुनाई दिया। अगली सुबह पूरे घर नाश्ते की खुशबू से भरा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे। असफन यार की अम्मी, सोनिया के वालिदैन, उसकी खाला। सिर्फ एक सोनिया थी जो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई थी। अभी भी रात की शरारत की हल्की सी शर्मिंदगी दिल में थी, मगर चेहरे पर मासूमियत की तह चढ़ी हुई थी। वो अपने कप में चम्मच हिला रही थी, नजरें नीची रखे। उसने महसूस भी नहीं किया कि असफन यार वक्फे वक्फे से उसे देख रहा है। चंद मिनट गुजरे ही थे कि असफन यार ने अचानक गला साफ खनकारा। मुझे एक अहम बात करनी है। सोनिया ने झोंक कर आंखें उठाई। असफन यार की आंखें सीधे उसकी आंखों से टकरा रही थी। उसके दिल में अजीब सी धनक उठी। कहीं वो वैक्स वाली हरकत का जिक्र तो नहीं करने लगा? लेकिन अगला जुमला उससे कहीं ज्यादा होलनाक था। मैं रुखसी करवाना चाहता हूँ, जल्द अज जल्द। सोनिया का चम्मच हाथ से छूटते छूटते रुक गया। उसका सांस हलक में फंस गया। सब हक्का बक्का रह गए। असफन की अम्मी हैरत से बोली, बेटा अचानक?
अभी तो कोई तैयारियां भी नहीं है। वो पुरसुकून था। मैं फैसला कर चुका हूँ, निकाह हो चुका है, अब इसे इस घर में होना चाहिए। सोनिया के अंदर एक अजीब सा खौफ दौड़ गया। वो सीधा बैठने की कोशिश करने लगी मगर हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें बेखैर फैल गई। ये शख्स वाकई से यहाँ रखना चाहता था, वो भी अभी। उसके वालिद ने हैरत से सोनिया की तरफ देखा। बेटा, तुम ठीक हो ना? क्या तुम रुखसती के लिए तैयार हो? सोनिया के लब कपकपा गए। उसने बोलने की कोशिश की मगर आवाज गले में दब गई। ये रुखसती उसके लिए जेल साबित होगी। असफन की नजरें उसी पर जमी थी, गहरी, छेड़ती हुई, जैसे बहुत कुछ कह रही हो। सोनिया को लगा कि वो गश खाकर गिर जाएगी। उसने हिम्मत करके पानी का गिलास उठाया मगर हाथों की कपकपाहट सबसे छुपी न रह सकी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। असफन की आवाज गूंजी। ये जुमला सोनिया के दिल में तीर की तरह लगा। उसने एक लम्हे को असफन को देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सा ठहराव था, वही खून सर्द कर देने वाली गहराई थी। सोनिया की आंखों में जैसे नमी तैर गई थी। रुखसती का लफ्ज उसके लिए अचानक ऐसा बन गया जैसे कोई सजा सुना दी गई हो। और इसी लम्हे से पहली बार एहसास हुआ कि असफंद कुछ भी कर सकता है। रुखसती हो चुकी थी और वो कामदार जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। रुखसती के बाद जैसे ही कमरा बंद हुआ, सोनिया के दिल की धड़कन सीने से बाहर आ रही थी। घर वाले जा चुके थे और फन वो शख्स जिसे वो कभी सर्द मिजाज समझती थी, कभी खतरनाक, कभी साइको, कभी स्मगलर, अब उसके लिए सामने शोर की हैसियत से था। सोनिया ने अपने कमरे के दरमियान खड़े होकर एक लंबी घबराहट बड़ी सांस ली। या अल्लाह, मैं यहाँ अकेली और वो तो बस अभी आने ही वाला है। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। सोनिया घबराहट में इधर उधर देखने लगी। मैं क्यों छुपूं? उसे सोफे के पीछे नहीं, बेड के नीचे। अचानक उसकी नजर वार्डरोब पर पड़ी। वो फौरन भागकर अंदर घुस गई। वार्डरोब का दरवाजा आधा खुला हुआ था मगर सोनिया ने झट से बंद कर दिया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसी लम्हे असफंद दरवाजा खोलकर अंदर आया। सोनिया, उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब ना आया। वो मुस्कुरा कर कमरे के दरमियान आकर खड़ा हुआ। बेगम, छुपने की कोशिश कर रही हैं? सोनिया ने अपना सांस बंद कर दिया। ओह खुदा, इसे कैसे पता चला? असफंद कुछ देर कमरे का जायजा लेता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वार्डरोब के पास आया। सोनिया का सांस गले में अटक गया। अगले पल वार्डरोब का दरवाजा एक झटके से खुला। सोनिया चीख मारकर बाहर कूद पड़ी। असफंद बुरी तरह हंसा। पीछे होकर उसने टहका लगाया। वाह बीबी, दुल्हन हो या स्मगलर, शुदा पैकेज। वार्डरोब पे क्या कर रही थी? सोनिया शर्मिंदगी से काम गई, आंखें भर आई। मैं डर गई थी। एक कहकर वो वाकई रो पड़ी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। असफंद की हंसी फौरन थम गई। वो आगे बढ़ा और उसके गालों पर बहते आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। अरे पगली, रो क्यों रही हो? उसकी आवाज पहली बार इतनी नरम, इतनी मान बड़ी थी कि सोनिया की घबराहट और बढ़ गई। उसकी आप तो बहुत खतरनाक है, इसीलिए। असफर ने एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया और सोनिया का दिल धक से रुक कर दोबारा तेजी से धड़कने लगा। छोड़े मुझे, वो हकलाती हुई बोली। छोड़ दूं? असफर ने हल्की शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। पगली बीवी हो तुम मेरी, नहीं छोड़ने वाला हूं। वो इसे आहिस्ता से बेड पर लेकर आ गया और खुद उसके सामने बैठ गया। देखो सोनिया, मैंने रुखसती इसलिए करवाई है क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें घर लाना चाहता था, तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, पर ये डर क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि आप स्मगलर हैं, फलसे फलसे लहजे में बोली। ये सुनते ही असफंद का कहका कमरे में गूंज उठा। ओ खुदाया, पागल लड़की। हंसते हंसते उसके दोनों हाथ पकड़कर वो बोला। मैं स्मगलर नहीं हूं, मैं तो एक प्रिंस अस्पताल बना रहा हूँ ना। उससे मुतल्लिक सारी तहकीकात, वो सब अजीब चीजें, रिपोर्ट्स, फाइल्स पर सैंपल्स इसीलिए थी। सोनिया ने हैरत से आंखें फैलाई। तो आपको कोई गलत काम नहीं करते क्या? नहीं यार, असफल ने मुस्कुरा कर से देखा। अस्पताल का टॉप डॉक्टर हूँ, स्मगलर नहीं। तुम्हारे जैसे ड्रामे के साथ रहते रहते ना शायद मैं पागल हो जाऊं, मगर गलत काम कभी नहीं करूंगा। सोनिया ने उसके सीने पर छोटे छोटे मुक्के मारे। आप बहुत बुरे हैं, पता है, मैं डर गई थी। असफल ने हल्की हंसी के साथ सब बर्दाश्त किया। डराने में तो तुम भी माहिर हो, याद है वैक्स वाला बॉडी वॉश? सोनिया का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गलती से, हाँ सब गलती से ही होता है। वो मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में समेट चुका था और फिर उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करते उसे अपनी कुर्बत में पिघलने लगा। वो उसकी सीने पर सर रखे आंखें मूंदे उसकी मोहब्बत की हदत को बर्दाश्त कर रही थी। कमरे की खामोशी में दोनों की धड़कनें एक दूसरे में खुलती चली गई और यूं
उनकी मोहब्बत भरी पहली रात डर से शुरू होकर हिचकिचाहट, मुस्कुराहट, कुर्बत और सुकून पर ख़त्म हुई थी।